Good morning, study time only. Today is Sunday, 7 June 2020 and we are going to discuss द हिंदू एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं द हिंदू एनालिसिस को। द हिंदू के इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो बहुत ही आज का साउंडफुल डिस्कशन रहने वाला है। देखिए आज जो है जनरली संडे को हम साइंस एंड टेक की न्यूज़ डिस्कस करते हैं, तो आज हम जल्दी से फटाफट चलते हैं साइंस टेक की ओर। साइंस टेक में एक बहुत अच्छा आर्टिकल्स आए हुए हैं आज का, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए छोड़ के रखा है, जहाँ जो चीज़ आप लोग देखेंगे और कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे ट्रैकिंग गूगल, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है गूगल्स के बारे में, तो ये आपको जनरली पढ़ना है। इसके ऊपर अगर फुल फ्लेजेड आर्टिकल जिस दिन लिखा हुआ आएगा उस दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गूगल क्या किस तरीके से मिस रिप्रेजेंटिंग डेटा का प्रैक्टिस कर रहा है, क्या इंटरनेट का यहाँ पे एक्यूज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बात की गई हैं, तो आप लोग चाहें तो एक बार इसे रीड कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे गूगल के बाद यहाँ पे कोविड-19 की टर्मिनोलॉजी। देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों ने देखे होंगे, जनरली न्यूज़ के अंदर देख रहे होंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके जर्नल जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, आर नॉट क्या होता है, R0 जिसे हम कहते हैं, रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, ठीक है, को मॉर्बिडिटीज क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, सुपर स्प्रेडर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, पॉजिटिव रेट क्या होता है, इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट क्या होता है, केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे टोटल 20 टर्म्स हैं, तो हम 20 के 20 टर्म्स डिस्कस करेंगे। साथ में एक दो टर्म्स मैंने और इंक्लूड करके रख दिया है अलग से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट साउंडफुल डिस्कशन रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए हर एग्जाम परस्पेक्टिव से, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन के लिए, ईपीएफओ, सीएपीएफ, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे दो आर्टिकल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीप सी माइक्रोप्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये डीप सी माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, कहाँ है, क्या किसकी स्टडी निकल के आई है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। देन हम देखेंगे फिर सेलुलर ट्रैफिक जैम। अब देखिए जनरली आप लोगों ने ट्रैफिक जैम तो सुना होगा, लेकिन ये सेलुलर ट्रैफिक जैम क्या होता है ये चीज आज हम देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहाँ होते हैं, ये सारी चीज हम देखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का रहने वाला है। देखिए फिर हम देखेंगे यहाँ पे डेजर्ट लोकस स्वार्म्स। देखिए लोकस यहाँ पे जनरली क्या बताया जाता है कि सिंगल रहते हैं वो लोग, क्या है, एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है स्वार्म्स, इसका मतलब ये होता है लोकस बहुत बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा हो गए। तो ये कैसे हो गया, ये कैसी कंडीशन है, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा साउंडफुल डिस्कशन आज का रहने वाला है। वेंटिलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसमें कुछ दो टर्म्स आए हुए हैं, वो टर्म्स जनरली हम देखेंगे। देखिए कि आप यहाँ पे भी देख सकते होंगे, ये एक टर्म्स तो यहाँ पे जनरली लिखा गया है, तो पैलेटिव केयर है, और एक यहाँ पे बीच में लिखा गया है। तो दोनों टर्म्स को हम देखेंगे। मे बी पॉसिबल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब लोग बोलते हैं जनरली कि हमारी वोकैब अच्छी नहीं हो रही, तो जनरली आपके लिए वोकैब के लिए यही करना है, आपको जो द हिंदू में से टर्म्स रोज निकल के आ रहे हैं उसको पढ़ना है। द हिंदू का जो रोज आपको द हिंदू के नोट्स आते हैं और साथ में जो आपको वोकैब आती है उसको देखना है। और ये जो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में आर्टिकल्स के अंदर से निकाल के जो टर्म्स को बताता रहता हूँ उसको देखना है। डेफिनेटली एट द एंड आप देखेंगे आपका 1 से 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए मूव करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स की ओर और फटाफट देखते हैं कि आज कौन कौन सी चीज़ें हम फटाफट किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। So here we come up with our handwritten notes। कोविड-19 की कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं पहले। आर नॉट जिसे हम कहते हैं, R0। रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, जनरली आपको समझना होगा रिप्रोडक्शन नंबर। मैं सभी टर्म्स को
हैंड रिटन नोट्स की मदद से समझाऊंगा, फिर यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में वो जो पिक्चर है वो समझ जाए, आप इसको टर्म्स को यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि बस आपको समझ में तो आ गया पर आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप लिख भी पाएं, आपको समझ में भी आ जाए, चारों तरफ से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीजें भूले ना। तो यही मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आर नोट क्या होता है? नंबर ऑफ इन्फेक्टेड कॉज बाय द न्यू इन्फेक्शंस। देखिए, नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन कॉज बाय द इन्फेक्शन, जो पहले से इन्फेक्टेड है उससे। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, वो जो है इन्फेक्टेड है। मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ कि इफ आर नोट इज इक्वल टू 2, अगर आर नोट की वैल्यू जो है 2 आ रही, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल से 2 लोग इफेक्ट हो रहे हैं। मे बी पॉसिबली 3 हो सकती, 4 हो सकती, 10 हो सकती, 15 हो सकती है, कि एक इंडिविजुअल कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं आर नोट। क्लियर हो गया? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, उसे डिसीज है, उसे कोई वायरल डिसीज है, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया। मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है, कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो आर नोट इसे हम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, कोमॉर्बिडिटीज। देखिए मैं आपको सारे एक बार बता देता हूँ, फटाफट समझा देता हूँ, इसके बाद मैं सबके फिगर्स भी बता दूंगा, समझा दूंगा। कोमॉर्बिडिटीज क्या होता है? सेवरल हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ओबेसिटी, लंग्स डिसीजेस। इस तरीके से जब कंडीशन अराइज होने लगती है, कोमाइक्रोबिडिटीज इसे कहते हैं हम, ठीक है। जैसे सेवरल हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वगैरह, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी चीजें एक साथ आने लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, जब एक ही साथ बहुत सारी डिसीजेज स्टार्ट होना, जैसे हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ 2 हो गया, और टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, हाई कोलेस्ट्रोल, स्लीप में, तो इसे हम कोमाइक्रोबिटीज़ कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको टर्म्स जो है पता होना चाहिए, जनरल सी चीज़ें। इम्पैक्ट ऑफ कार्डियो मेटाबॉलिज्म, कोमाइक्रोबिटी डिजीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका इम्पैक्ट एजिंग, जेनेटिक्स, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, डाइट, स्मोकिंग, एससीवी एंड को इन्फेक्शंस, एआरटी टॉक्सिन। अब देखिए इसके साथ क्या होता है? एंड ऑर्गन डिसीजेस। अब जो पर्टिकुलर हमारा ऑर्गन होता है उस पर ये डायरेक्टली अटैक करता है, कि सपोज कोई आपका लंग जो है फेल्योर हो गया, ब्रेन फेल्योर हो गया, ब्रेन हैमरेज वगैरह हो गया, वो हार्ट डिसीज हो गई, हार्ट काम करना बंद कर दिया एकदम से, तो ये कंडीशन इसमें अराइज होती है। क्लियर? तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते, देखिए हमने आर नोट देखा था, मतलब ये तो आप यहाँ पे एक फिगर की मदद से भी देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे आर नोट की वैल्यू 3 है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है? 1, 2 और 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ये 1, 2, 3, 4, 5 लोगों से कॉन्टेक्ट में आया, लेकिन इन्फेक्ट कितने लोगों को किया? 3 लोगों को किया। तो AR कितना है? अब यहाँ पे 60% है, मतलब जितने लोगों से कर रहा है उसमें से 60% को इन्फेक्टेड कर रहा है। आर नोट नंबर क्या है? 3। अब मे बी पॉसिबल आर नोट नंबर 2 भी हो सकता है, ये कम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। मे बी पॉसिबल आर नोट नंबर 5, दैट मीन्स ये सभी के सभी को इन्फेक्ट कर दिया है, तो 100% ये इन्फेक्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ये खतरे वाला इंसान हो जाता है। अब ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? सुपर स्प्रेडर कहते हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट? ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर वो होता है जो बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा नंबर पे इन्फेक्शन फैलाता है। ये सपोज कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा नंबर पे उसने फैला दिया, उसको हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर। उसको भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक टर्मिनोलॉजी को बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे हमने देखिए ट्रांसमिशन जनरली क्या है? मेथड बाय विच द डिसीज स्प्रेड इन द कोविड-19। किस मेथड से डिसीज जो है फैलता है? तो आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से फैलता है। जनरली कोई भी अगर इस तरीके से डिसीज होता है वो कैसे फैलता है, आप सभी लोगों को जनरली पता ही होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर मैं बात करता हूँ जनरली एक बैकग्राउंड लेते हुए, तो यहाँ पे 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट के अंदर कौन सा आता है? डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप आता है, डायरेक्ट स्प्रेड, ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है, सपोज आपने हाथ वगैरह मिला, ठीक है, तो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट वगैरह होता है, उससे क्या होता है? ट्रांसमिशन हो रहा है। सेकंड नंबर पे क्या है? इनडायरेक्ट है, एयरबोर्न, व्हीकल बोर्न, वेक्टर बोर्न। अब सपोज आपने किसी जगह टच किया या फिर प्लास्टिक हो गया, आप बताया ना स्टील के अंदर थोड़े दिन तक रहता है, थोड़े टाइम तक रहता है, प्लास्टिक के अंदर कोई वायरस रहता है, तो उसने वो इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको यूज किया और वो उसी को जस्ट आपने यूज कर लिया,
तो वो जो हो जाएगा इनडायरेक्टली आपके पास जो है पहुंच जाएगा। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से भी ये जो है डिसीज स्प्रेड होता है। यहाँ पे एक फिगर है, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये 9th या 10th की बुक में, हमारी NCERT बुक में साइंस की, इसमें दिया गया था कि ये इन्फेक्टेड पर्सन, ये हेल्थी पर्सन है, उसके अगर आप कपड़े यूज कर रहे हैं, कप वगैरह जिसमें वो चाय वगैरह पी रहा है वो कर रहे हैं, एयर के थ्रू ड्रॉपलेट्स जो हो जाता है ना, ऐसा नहीं कि एयर में ही फैलता है, पर सपोज ये दोनों पर्सन पास पास में हैं, इसने यहाँ पे कफ वगैरह किया, खांसी वगैरह की, इसने बहुत तेज़ी से खांसा या फिर स्नीज किया, छींका, तो क्या होगा, कुछ आप लोगों ने देखते होंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट पार्टिकल्स आते हैं, वही पार्टिकल्स एयर में घूमते हुए आपके पास आ सकते हैं, आपकी बॉडी में। इसीलिए कहते हैं मास्क जो है लगा के रहना चाहिए, वो आपकी बॉडी के अंदर चले गए, वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए, तो उसकी वजह से एंटर कर गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। फूड से इन्फेक्शन हो सकता है, मॉस्किटो इंसेक्ट वगैरह। तो ये देखिए, ये जनरली इसके अंदर, इसमें रेबीज वगैरह इसके कंडीशन होती है, पर ये जनरली इसमें नहीं होता है कोविड-19 के केस में। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस तरीके से ट्रांसमिशन पता होना चाहिए। तो यही सारी चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। अब हमने देख लिया मोड हो जाता है आपका, ट्रांसमिशन देख लिया। आप देखिए सेंडेमिक, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे, सिर्फ हमारे एंडेमिक और एपिडेमिक था, एपिडेमिक पेंडेमिक था, तो मैं एंडेमिक क्या होता है, सेंडेमिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है, तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं एक बार अच्छे से इसको। एंडेमिक क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एरिया स्पेसिफिक के अंदर, ऑल अराउंड द ईयर, साल भर के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज, याद रखिएगा, एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोई भी डिसीज स्प्रेड होती है तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल आप देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे यूके के अंदर चिकन पॉक्स जो है एक बहुत तेजी से फैला था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, अफ्रीका के अंदर मलेरिया जैसे फैला था। तो ये एंडेमिक के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जो आप याद रख सकते हैं। क्लियर? एपिडेमिक की बात करते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट का डिफरेंस है दोनों तीनों में, बहुत ही ध्यान से सुनना है, बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, नोट डाउन आप लोग पॉज करके कर लीजिएगा बाद में, लेकिन इसको पहले ध्यान से इसको सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एपिडेमिक क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज और डिक्रीज, देखिए कितनी तेजी से नंबर ऑफ केसेस किसी भी जगह में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिडेमिक डिसीज कहेंगे। क्लियर हो रहा है? केसेस किस तरीके से बहुत तेजी से जो इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे चाइना के अंदर, वुहान के अंदर जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हुए केसेस, तो वो क्या हो गया, एपिडेमिक हो गया, ना कि पेंडेमिक। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पेंडेमिक क्या होता है, जब यही एपिडेमिक, ध्यान रखना है, यही एपिडेमिक क्या होता है, क्या बन जाता है, एपिडेमिक टाइप का है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के अंदर ये फैलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कोविड-19 डिसीज, तो इसे हम पेंडेमिक डिसीज कहते हैं। क्लियर हो गया? एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, तीन डिसीज हो गई, तीनों समझ में आ गई आपको। एंडेमिक किसी स्थानीय, किसी एरिया स्पेसिफिक के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर ये ठीक हो जाता है, तो इसे हम एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक मतलब साल भर चलता है, लगभग ये चलता है, नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं, और यही एपिडेमिक जो है पेंडेमिक बनने की सिचुएशन अराइज हो सकती है। ये किसी एरिया स्पेसिफिक के अंदर तो ये भी होता है, लेकिन ये बहुत तेजी से 2 या 2 से 4 एरिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऑल अराउंड द वर्ल्ड बढ़ जाता है, तो उसे हम पेंडेमिक डिसीज कहते हैं, जो कि कोविड-19 हमारा है, जो हम जानते ही हैं। चलिए अब आपने देख लिया, सिंडेमिक देखते हैं अब। एंडेमिक, एपिडेमिक 1, एपिडेमिक 2, एपिडेमिक 3, ध्यान से सुनना है आपको। 3 अलग अलग एपिडेमिक आए, मतलब अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग जो है ये तेजी से ये स्प्रेड हुए, एपिडेमिक 1, 2, 3, तो तीनों को हम क्या करेंगे, इंक्रीज। जब ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है, मतलब डिसीजेस का जो बर्डन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं सिंडेमिक। क्लियर हो गया? सिंडेमिक जैसे एक एग्जांपल ये ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हैं। इस तरीके से जब आप अपने आंसर राइटिंग में ये ग्राफ बना के आएंगे ना, तो आपको एक अलग सा आधा नंबर और 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये जनरली आपको कभी भी कहीं किसी बुक में नहीं दिखने को मिलेगा, कभी न्यूज़पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि आप सोच किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं सीजन पर्टिकुलर ईयर के अंदर, जो ब्लैक लाइन है मैंने कोविड-19 से दिखाई है,
और ये जो है मलेरिया उसके ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मॉनसून सीजन की वजह से मलेरिया बढ़ रहा है, कोविड-19 पहले ही से चल रहा है, तो डिसीजेस का क्या हो गया, यहाँ पे बर्डन हो गया कि डिसीज़ के ऊपर डिसीज़ आ गई, बहुत तेज़ी से बर्डन हो गया, तो इसे हम सिंडेमिक कहते हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट? आई थिंक आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग आगे चलते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन आपको समझना होगा, जनरल से चीज है। ट्रांसमिशन हमने देखा किस तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे या तीसरे इन्फेक्टेड हेल्दी पर्सन को जो है वो इन्फेक्ट कर देता है। तो हमें पता रहता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है बाहर से आया है और ये इन्फेक्टेड जो है इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये तो हमें मालूम था स्टार्टिंग की। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सपोज जैसे कि पहले कंडीशन हमको मालूम था कि कोई अगर विदेश से आ रहा है, कोई फॉरेन से आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर, तो हमें मालूम था कि मे बी पॉसिबल इसकी वजह से फैल रहा है। लेकिन अब की कंडीशन ऐसी हो गई कि हमें ये नहीं मालूम कि जो हमारे साथ रह रहा है, बाजू में रह रहा है, कि वो इन्फेक्टेड पर्सन है या नहीं। मे बी पॉसिबल वो कहीं से नहीं आया है, वो वहीं रह रहा है। लेकिन अगर हमें व्हेन यू कैन नॉट लॉन्गर टेल हाउ समवन कॉन्ट्रैक्टेड the disease, who the source of infected was, तो आपको जो इन्फेक्शन हुआ है उसका सोर्स क्या है आपको खुद नहीं मालूम है, आपके घर के आसपास हो सकता है, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है ट्रांसमिशन जो है डिसीज़ के चपेटे में आ चुकी है, और बहुत बड़ी जो ट्रांसमिशन है, एक तरीके से बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन फैल रहा है। आपको खुद नहीं मालूम है कि हमें जो डिसीज़ हुआ है, एक तरीके से हम जो इन्फेक्टेड हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, तो इसे कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब देखिए ये कॉन्टैक्ट RACT नहीं है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, आर हटा देना यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्टैक्ट है। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग ट्रेसिंग पीपल हु कैन कम अप विद द इन्फेक्शियस पर्सन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज ये इन्फेक्शन पर्सन की आप ट्रेसिंग में आ गए, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन को हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। पहले जो है ये जनरली काफ़ी ज़्यादा किया जाता था कि आप किसके साथ गए हैं, आपने किस किस को टच किया है, आप अगर ऑफिस गए हैं तो उस ऑफिस में आपने किस किस से मिले, अगर आपने इससे सब्जी खरीदी तो कैसे सब्जी खरीदी, तो उसका चेकअप करेंगे। तो इस तरीके से सभी लोगों को चेकअप किया जाए, इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट मतलब वो पर्सन किस किस से कॉन्टैक्ट में आया, उसको हमको ट्रेस करना है, तो ये हो जाता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। क्लियर हो गया? चलिए आगे हमारा सुपर स्प्रेडर। मैंने पहले ही आपको समझाया था, बताया था, सम इंडिविजुअल हैव अ कैपेसिटी टू कॉज मोर इन्फेक्टियस इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन नंबर ये 2 लोगों को स्प्रेड करता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन नंबर 2 कहते हैं। लेकिन अगर 3 को करेगा रिप्रोडक्शन नंबर 3। लेकिन जब यही पर्सन बहुत ज़्यादा नंबर्स को करने लग जाएगा, सपोज ये पर्टिकुलर पर्सन 20 या 25 या 30 लोगों को स्प्रेड कर सकता है, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी को स्प्रेड कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस तरीके से जो हमारा वर्ड है ये सुपर स्प्रेडर निकल के आया है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिवली रेट क्या है यहां पे आपको समझना होगा, परसेंटेज ऑफ पीपल टेस्ट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज हु आर टेस्टेड। कितने परसेंट टेस्ट किए गए हैं, उसमें से कितने परसेंट ऑफ पीपल जो है टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट आया है, उससे हम कहते हैं पॉजिटिवली रेट। क्लियर? ये आपको याद रखना है। इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट याद रखिएगा, या ये है फैटेलिटी। तो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ ऑक्यूरिंग, कितनी डेथ हो रही हैं, डिवाइडेड बाय ऑल इन्फेक्टेड पीपल इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जो है कितने इन्फेक्टेड पीपल हैं, उसके अंदर देखिए मे बी इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है इंक्लूडिंग हु माइट हैव कोविड-19 बट नॉट टेस्टेड। इनमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको कोविड-19 का टेस्ट नहीं किया गया है, उनमें से भी कुछ लोगों की डेथ हो रही है, तो उसे हम कहेंगे इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट। देखिए मैंने ये अलग से क्यों मेंशन किया, क्योंकि नीचे एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। केस फैटेलिटी रेट क्या होता है? केस फैटेलिटी होता है नंबर ऑफ डेथ ऑक्यूरिंग डिवाइडेड बाय अ कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19। जो कोविड-19 से मरने वाले लोग हैं, जो सपोज कोविड-19 के कुछ कंफर्म केस आ गए, उसी में से जिनकी डेथ हो रही है, उसे हम कहते हैं केस फैटेलिटी रेट। और जो टोटल हो रही है, जो टोटल डेथ हो रही है, डिवाइडेड बाय ऑल इन्फेक्टेड पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। सभी इन्फेक्टेड पीपल, इट माइट दैट दे कोविड-19 का उनका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिपेंड नहीं करता है, दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए
ये हम डिस्कस करते हैं SARI, दैट मीन्स सर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिसीजेस ऑल्सो कॉज बाय कोविड-19। तो जनरल चीज़ है कोविड-19 की रेस्पिरेटरी डिसीज, आप सब लोगों को जनरल चीज़ें पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। देखिए ये एक नया वर्ड आया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, साइटोकिन स्टॉर्म। ये आपको समझना है साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है। इम्यून रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज साइटोकिन स्टॉर्म। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ आपसे, आप लोगों से। ये काफ़ी ज़्यादा साइटोकिन स्टॉर्म जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब तो जनरल चीज़ है। देखिए ये तो मैं अभी आपसे इसके बाद डिस्कस करूँगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइटोकिन ये हो गया। साइटोकिन क्या है? साइटोकिन सर्व्स आर मॉलिक्यूलर मैसेंजर बिटवीन सेल्स। ये एक तरीके का मॉलिक्यूलर मैसेंजर होता है सेल्स के बीच में। सपोज सेल्स के बीच में क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। साइटोकिन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस बाय सेल्स के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये प्रोटीन्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल चीज़ें। विथ रिगार्ड अब देखिए इसमें आपको समझना है, देखिए अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको अगर मैं बताना चाहूँ तो इसके अंदर एक चीज़ होती है साइटोकिन जनरल से क्या होता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि सपोज आपके अंदर बाहर से कोई सा वायरस आया, अब आपकी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि यार ये किस तरीके से आया, तो क्या करता है बहुत तेज़ी से हाइपर जो है इम्यूनाइजेशन हो जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बहुत एकदम से बिल्कुल सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हाइपर हो जाती हैं। आपका इम्यून सिस्टम लड़ने की कोशिश करता है, तो उस केस में ऐसे कंडीशन होता है साइटोकिन्स जो है रिलीज किया जाता है, आपकी बॉडी जो है साइटोकिन्स रिलीज करती है। तो उसके बेसिस में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम जा सकती है। प्रॉब्लम कैसी जा सकती है? ओवर प्रोडक्शन, याद रखिएगा, ओवर प्रोडक्शन और इन appropriate production of certain cytokines by the body can result in डिसीज। तो इससे डिसीज हो सकते हैं, आपका ऑर्गन फेल्यूर देखने को मिल सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिन्स कैन लीड टू साइटोकिन स्टॉर्म। तो स्टॉर्म का मतलब आपको जनरली पता होगा कि क्या होता है, बहुत तेजी से कोई चीज़ अगर एकदम से बहुत तेजी से बढ़ रही तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। तो साइटोकिन क्या है, एक तरीके से स्टॉर्म हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ गया है, ये रिलीज होता है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इसका। तो ड्यू टू देयर ओवर प्रोडक्शन हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो जनरल से रिपोर्ट निकल के आई थी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए साइटोकिन क्लोटिंग, शॉक, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड-19 के केस में ऐसा हो रहा है। अगर आपका जैसे रिन्यूअल फेलियर, इम्यून पैरालिसिस, सेल डेथ, लंग इंजरी, शॉक, क्लोटिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इनकी वजह से भी कि ये हो सकता है। तो ये आपको जनरल से चीज़ें हैं पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइटोकिन की वजह से हो क्या रहा है। देखिए कि साइटोकिन्स की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, कि जनरल से लोग सोच रहे थे कि ये जो है डेथ हो रही है कोविड-19 की वजह से, जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से, पर एक्चुअल में उसकी वजह से नहीं हो रही थी। यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म समझने बैठे तो अगर उस वायरस ने तो इंटर किया, लेकिन उस जनरली उस वायरस की वजह से नहीं हो रही थी, वो वायरस इंटर किया था, आपका इम्यून सिस्टम इतनी तेज़ी से हाइपर इन्फ्लेशन पहुँच गया कि जिसकी वजह से आपकी डेथ हुई ऑर्गन फेल्यूर की वजह से। क्लियर हो रहा पॉइंट? तो ये जो है कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, WBC वाइट ब्लड सेल जो है, WBC और द ल्यूकोसाइट है सेल दैट इम्यून सिस्टम दैट इन्वॉल्व द प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द बोथ इन्फेक्शन, डिसीज एंड फॉरेन इन्वेटर। तो ये रहता है WBC ही आपकी जो बॉडी को है प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जनरली 5 टाइप के बताए गए हैं, तो आपको इसके नाम एक बार आप रीड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज इसके बारे में एक आर्टिकल अलग से भी आया गया है। तो देखिए सार्स सुपर स्प्रेडर आप लोगों को पता ही होगा, जनरल से चीज़ें से एक पर्सन जो है कितने सारे लोगों को स्प्रेड कर दिया है डिसीज़। तो ये हो गया सुपर स्प्रेडर, ये हो गया सुपर स्प्रेडर, ठीक है। तो इनको सुपर स्प्रेडर कहते हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप लोगों को मैंने अभी डिस्कस किया था, आइडेंटिफाइंग द पीपल हु हैड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पेशेंट। जो जैसे कि हमारा ऐप है, ऐप की मदद से भी आप उससे कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप गए, किससे मिले, तो ये जो है ट्रेसिंग करते हैं हम लोग इससे। तो ये जनरल चीज़ है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो कैसे होती है, आइडेंटिफाई हु हैव कम इन द कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, ये हमने जनरल चीज़ है डिस्कस की। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे फटाफट देखते हैं आज और कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं। हमने केस फर्टिलिटी रेट भी देख लिया है, ये भी देख लिया, साइटोकिन स्टॉर्म भी देख लिया। RT-PCR देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, PCR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, डीएनए से, याद रखिएगा, डीएनए को आरएनए में जो कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन आरएनए से डीएनए में जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हमारा कोविड-19 डिसीज है, कोविड-19 का जो वायरस है वो क्या है, कोविड-19 का वायरस जो है आरएनए बेस्ड है। अब देखिए आरएनए बेस्ड है मतलब एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो आरएनए स्ट्रक्चर है तो हम उसे क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और उसे डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे डिटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। प्राइमरी टेस्ट टू डिटेक्ट द कोविड-19 इन्फेक्शन अक्रॉस द ग्लोब, हर जगह पे ये हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम से, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। एंटीबॉडी टेस्ट जो है जनरल सी चीज़ है यहाँ पे, टू चेक योर ब्लड बाय लुकिंग द एंटीबॉडीज वगैरह देखिए आपके ब्लड को जो है चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। देखिए जनरल चीज़ है प्लाज्मा थेरेपी, मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है। जो लोग मेरे लेक्चर को कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें हम लोग कितने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स आर एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी की इस पर एफिशिएंसी देखी जा रही है। देखिए आपको मैं फटाफट बता देता हूँ प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। जनरल चीज़ है, जब आपके ब्लड में सपोज आप इन्फेक्टेड पर्सन थे, आप ठीक हो गए, मतलब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुनिएगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका ब्लड लिया जाएगा, आपके ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा कितने परसेंट प्लाज्मा होता है, 55% आपकी बॉडी के अंदर, आपकी ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। और जो बाकी 45% बचा होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती है, प्रोटीन्स वगैरह 1% में उसके अंदर रहता है। क्लियर हो गया। तो प्लाज्मा जो रहता है, ये प्लाज्मा जो है हेल्प करेगा, वो हम क्या करेंगे, आपका प्लाज्मा निकाल के किसी दूसरी बॉडी के अंदर डालेंगे, किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डालेंगे, तो उसके अंदर वो भी क्षमता आ जाए कि वो भी, उसका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और वो भी वो डिसीज से लड़ने में कारगर हो। तो ये स्टार्टिंग में अपनाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। क्लियर। एसयू के बारे में हम 3-4 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। एंटी मलेरिया ओरल ड्रग डिसीज है, इंडिया इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसे एक्सपोर्ट करें, तो ये आपको पता होना चाहिए ड्रग्स के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, फ्लेटिंग द कर्व। लाइक फ्लेटिंग द कर्व क्या होता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस डे ऑन डे। तो किस तरीके से नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज होती, सपोज ये है तो ये पीक बना लिया, आप इसको अगर आप ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्लेटिंग द कर्व से हम कहेंगे। क्लियर। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे एक पीक ले लिया कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे, और फिर इसे हुआ, और ये ऐसा होता है कि यहाँ पे बढ़ा यहाँ पे, लेकिन एक सीमित समय के लिए और इस तरीके से घटते हुए चला है। तो ये फ्लेटिंग द कर्व कहते हैं। यहाँ पे टाइम सिंस फर्स्ट केस आया उसकी से कितना टाइम लगा बढ़ने में, तो इसे हम कहते हैं फ्लेटिंग द कर्व। क्लियर हो रहा पॉइंट। तो इसे फ्लेटिंग द कर्व किया जाता है। सोशल डिस्टेंस ये जो है जनरली यूज किया जाता है, तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका यूज करते हैं, आप इसका साइंस टेक के अंदर भी यूज करते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए ये कर्व के बारे में। जनरली इस तरीके से कभी कभी कर्व के बारे में क्वेश्चन जो है अराइज हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये क्या चीज़ होती है, किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ पे भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए जनरल चीज़ है, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब अगर ये कंडीशन अराइज होगी तो सपोज इसके अंदर क्या होता है, एक ही दिन में बहुत सारे केसेस आ गए। अब ऐसा होगा कि एक दिन के अंदर जो है इतने सारे केसेस आ गए कि आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अब उसे संभाल नहीं पा रहे, अब देखिए तो आपके पास कमी हो जाएगी। लेकिन अगर वो धीरे धीरे केस आएगा तो वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप क्या करेंगे, उसे संभालते हुए चले जाएंगे अच्छे से, तो वो उसका फायदा होता है फ्लेटिंग का। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर। देखिए अब हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी। आप सभी लोग जानते हो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहते हैं इसे। रिडक्शन इन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोगों को आपने वैक्सीन दे दी। अब वैक्सीन देने की वजह से क्या होता है कि कुछ लोगों को जब इनको वैक्सीन दे दी, अब उनको डिसीज नहीं होगी, तो उनके जो कांटेक्ट में आएंगे उनको भी डिसीज नहीं होगी, तो इससे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलिए पीपीई मॉडल क्या होता है, देखिए सॉरी पीपीई मॉडल में बात कर रहा हूँ। पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट यूज इन अ सेफगार्ड अगेंस्ट द हेल्थ हजार्ड्स। चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसा है ये।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर हेल्थ स्टाफ हैंडलिंग कोरोना वायरस पेशेंट। तो ये इस तरीके से आई को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल फेस विजर और गॉगल्स दिए जाते हैं, रेस्पिरेटर स्टाइल मास्क, फेस मास्क दिया जाता है, गाउन दिया जाता है, यहाँ पे हैंड्स में ग्लव्स दिए जाते हैं। इनको फुल तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। हार्ड इम्यूनिटी जो हमने डिस्कस किया उसको देख लेते हैं। ये एक तरीके से ये देखिए यहाँ पे एक देखिए सोर्स है जो किसी को इम्यूनिटी नहीं दी गई थी, बहुत तेजी से वायरस फैल रहा था। कुछ लोगों को हमने क्या करते हैं इम्यूनिटी दे दी 1 2 3 4, तो इनमें से जो फैल रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये जो है अब ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो रहा पॉइंट? तो इसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं, तो आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। अ नोवल पैथोजेंस इज इंट्रोड्यूस अ कम्युनिटी बिकॉज इट्स न्यू नंबर ऑफ केसेस हैज इम्यूनिटी एंड इट्स बिगेन टू स्प्रेड। जब स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है हमारा वायरस एक तरीके से बहुत ही से स्प्रेड हो रहा है। दोज हु रिकवर एंड दोज हु रिसीव वैक्सीन इफ देयर इज अ वन डेवलप इम्यूनिटी एटलीस्ट वन पीरियड ऑफ टाइम विद द कोरोना वायरस, इट्स नॉन टू बी हाउ लॉन्ग देयर इज नो प्रूवन वैक्सीन। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन इस तरीके से आई नहीं है, लेकिन अगर हर्ड इम्यूनिटी टेक्स होल्ड व्हेन द पैथोजेंस कांट फाइंड द होस्ट एंड स्टेप स्प्रेडिंग, जो पैथोजेंस है वो स्प्रेड होने का रास्ता ही उसको नहीं मिलता है, तो इस तरीके से इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इस तरीके से गिर जाता है। आप सब लोग यहाँ पे एक बार देख पा रहे होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब जल्दी देखते हैं अब और आगे ये तो सारे हमारे टर्म्स हो गए और हर्ड इम्यूनिटी वगैरह हो गई जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें और हमारी रह गई हैं। देखिए ये जो है डेजर्ट लोकस्ट स्वॉर्म्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, लोकस्ट का जो रिप्रोडक्शन है किस तेजी से वो बढ़ता है वो आपको पता होना चाहिए। किस वजह से होता है, मॉइस्चर, टेम्परेचर, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, ये हमने डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं प्रीवियस आर्टिकल के अंदर। तो जर्नलिस्ट की वजह से इनका जो है बढ़ रहा है, अटैक वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसकी वजह से। अब देखिए ये मिलियंस की संख्या में बहुत तेज़ी से क्यों आ गए, जबकि कहा जाता है कि जो लोकस्ट होते हैं जैसे कि टिड्डा टिड्डी जो होते हैं आप कैसे कह लीजिए, तो ये टिड्डा टिड्डी आपस में मिलके नहीं रहते हैं, दूर दूर भगते हुए रहते हैं, सिंगलटन लोकस्ट रहते हैं। तो ये सॉलिटरी लोकस्ट किस तरीके से बन गए, कम नियर ईच अदर कैसे आ गए, देखिए इनके बिहेवियर में इस तरीके से चेंजेस क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, आपको समझना होगा। ये खाने के लिए क्या करते हैं कि फूड जहाँ पे उनको क्रॉप्स दिखता है तो ये क्रॉप्स को खाने के लिए पास में आते हैं। जब पास में आते हैं तो टचिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन जो है रिलीज होता है। सेरोटोनिन की वजह से उनका मूड चेंज होता है और सोशल बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही मिलियंस की संख्या में एक साथ रह पाते हैं। क्लियर हो गया? तो यही छोटी चीज़ है। सेरोटोनिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जनरल चीज़ें, वेंटिलेटर की बात करते हैं हम, जो हमने बात किए थे। इसके अंदर आर्टिकल के अंदर 2 चीज़ें मेंशन है, 2 जो वर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक है ट्रिएक, ये क्या है, प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ पेशेंट ट्रीटमेंट ऑफ सेवरिटी ऑफ देयर कंडीशन। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब इस तरीके से पेशेंट बढ़ जाते हैं बहुत तेजी की संख्या में, तो हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं कि यार ये जो है बिल्कुल एंड लाइफ में या इसको क्रिटिकल सिचुएशन में, तो इसको इस चीज़ की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे हम ये चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, वेंटिलेटर वगैरह। इसको अभी कम है तो इसको बाद में दे दिया जाएगा, क्योंकि वेंटिलेटर की कमी कभी कभी देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलती है, उस बेसिस में काम किया जाता है। तो उसे हम ट्रिएक कहते हैं। पैलिएटिव क्या होता है, पैलिएटिव क्या होता है, PALLIATIVE। पैलिएटिव क्या है, अप्रोच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली। ये एक तरीके का अप्रोच है कि आप क्या करिए, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाइए। किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पेशेंट है या जो फैमिली मेंबर्स उनके, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनके बढ़ाने के लिए ये रोल प्ले करता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये 2 वर्ड्स हैं। अब देखिए डीप सी माइक्रोप्लास्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। डीप हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, क्या हो रहा है कि जो डीप में आप लोग देखते होंगे कि जब आप सी के अंदर जब बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे ओशन के अंदर, सपोज ये ओशन हो गया और यहाँ पे आप लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा डीप है। यहाँ पे कुछ जो है रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब लोग नहीं रहते, इंसेक्ट्स वगैरह जो हो गए इस तरीके से रहते हैं। तो उनको क्या हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि जो एक तरीके से माइक्रोप्लास्टिक है वो उनकी रेस्पिरेशन में इंक्लूड हो रहा है, उनके खाने के लिए जो है उनके यहाँ पे घुल रहा है एक तरीके से। ये कंसर्न जताया जा रहा है। ये डेटा जो है पब्लिश्ड हुआ है साइंस के अंदर
कोर्सिका एक जगह है, वहाँ पे पब्लिश किया गया है। माइक्रोप्लास्टिक इंक्रीज हो रहा है किस वजह से? ड्यू टू, यहाँ याद रखना है, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, THC, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन। लार्ज स्केल ओशन सर्कुलेशन होता है, बहुत तेजी से सर्कुलेशन होता है ओशन के अंदर। याद रखिएगा ये ओशन है, ओशन के अंदर सर्कुलेशन होगा पानी का, यहाँ से वहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो ड्राइवन बाय द ग्लोबल डेंसिटी ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय सरफेस हीट फ्रेश वाटर फ्लक्सेस होंगी, जिसकी वजह से ऊपर का पानी नीचे जाता है और जो है फ्लक्स होता रहता है। तो जनरली क्या हो रहा है, जो माइक्रोप्लास्टिक जो ओशंस के अंदर हैं और प्लास्टिक्स हैं, तो वो बहुत तेज़ी से नीचे जो है फैल रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सेलुलर ट्रैफिक जैम है, जो हम डिस्कस करने वाले थे। तो इसके अंदर आपको जनरली से चीज़ें याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या है? टाइप्स ऑफ WBC फाउंड इन अबंडेंस इन अ ब्लड स्ट्रीम रिलीज व्हेन इंजरी, नेचुरली टारगेट एरिया में जाके जो है ये टारगेट करता है और ये रिलीज होता है, नेचुरली रिलीज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रोफिल्स कभी पूछ लिया जाए क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स एक WBC है, वाइट ब्लड सेल है। तो ये आपको जनरल सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जब ये सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और वहाँ पे जाके अटैक करता है, तो उसको बहुत सारी बीच में अड़चन आती है। तो वो अड़चन एक तरीके से ट्रैफिक जो है यहाँ पे नहीं आती है, आपको समझना है। ये बहुत ही जो है ये जो सेल है, मैं जिसकी इस WBC की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेट होके वहाँ पे टारगेट करता है। तो ये आपको जनरल चीज़ें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यही था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कैसा रहा आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है और लेक्चर को देखिए शेयर करना है, फटाफट एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए और एजुकेशन को स्प्रेड करते रहिए और लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए और फटाफट चीज़ों को बस शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।